नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम धामी ने 27 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा शामिल हुए थे। वहीं 100 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही कई बार सरकार को लेकर विपक्ष को घेरते हुए नजर भी आए हैं। वहीं सीएम धामी ने 100 दिन के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। और पिछले 100 दिनों का कालखंड सेवा का, समर्पण का, प्रयास का और संकल्प के 100 दिन रहे हैं। इन 100 दिनों में हम लोगों ने एक आधारशिला बनाने का प्रयास किया है। एक संकल्प के साथ जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस संकल्प पर आगे बढ़ने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। विभाग के सभी अधिकारियों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया और इसमें आज टनकपुर एवं गोपेश्वर में बनाए जाने सैनिक विश्राम गृहों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। यह दोनों ही विश्राम गृह इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक होंगे, जो दूर दूर से हमारे सैनिक भाई जिनको अनेकों स्थानों पर जाना होता है, गोपेश्वर जैसे स्थान जो कि बीच में हमारे यहाँ पर, जहाँ एक तरफ भगवान बद्री विशाल हैं, जहाँ दूसरी तरफ भगवान केदारनाथ हैं और चार धाम यात्रा चलती है। ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बन जाने से हमारे सैनिक भाइयों को निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बनेगा जहाँ पर बनबसा कैंट के अंतर्गत ECHS, पॉलिटेक्निक, CST कैंटीन, स्टेशन मुख्यालय होने के कारण सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों एवं उनके पारिवारिक जनों को रात्रि विश्राम हेतु निकट भविष्य में एकमात्र विकल्प टनकपुर में बनने वाला सैनिक विश्राम गृह होगा। पहले विश्राम गृह में सीमित कक्ष होने के कारण अधिकांश पूर्व सैनिकों को इधर उधर जाना पड़ता था, होटलों में किराए में कमरे लेने पड़ते थे और इसके बन जाने से उनकी इस समस्या का समाधान होगा। और पूर्व सैनिकों द्वारा बार बार विश्राम गृह को उच्चीकृत करने हेतु मांग भी की जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए गोपेश्वर को जहां 270 लाख और टनकपुर को 341 लाख की लागत से इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही विश्राम गृह अति महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। कार्यदायी संस्था है, वो कार्यदायी संस्था उसके निर्माण कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा होता क्या है कि कई बार हम निर्माण बड़े अच्छे अच्छे कर लेते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, बाहर से भव्य भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उस समय हम ढूंढते हैं कि कार्यदायी संस्था कौन सी है, कार्यदायी संस्था कहाँ गई, ठेकेदार कहाँ चला गया। इसलिए मैं तो यह भी कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि अगर कहीं पर DPR को थोड़ा बढ़ाना पड़े, उसमें धनराशि और जोड़नी पड़े तो और जोड़ दीजिए, लेकिन निर्माण कार्य पक्का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लंबे समय तक टिकाऊ होना चाहिए। परियोजनाओं का लक्ष्य हमारी मातृशक्ति का, उनकी आय में दुगनी वृद्धि कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना प्रदेश के संपूर्ण 95 विकास खंडों में लागू होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मैं आज इस 100 दिन पूरे होने पर उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ। पावागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा जनपदों के 2500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिनामन वैली विकसित होगी, जिससे कि 6850 स्थानीय जो हमारे किसान भाई होंगे वो सीधे सीधे उनको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। राज्य में विद्यमान मौन पालन के विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत स्तर पर एक एक मधुग्राम विकसित कर मौन पालन के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि एवं बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका
उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने के जश्न को लेकर अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार फेल नजर आ रही है। आज सरकार अपने 100 दिन का जश्न तो मना रही है, पर इन 100 दिनों में सरकार की कोई ठोस नीति सामने दिखाई नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, न ही युवाओं के लिए कोई रोजगार की नीति बनी है और न ही पहाड़ के विकास के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है। इसलिए सरकार के 100 दिन सिर्फ हवा हवाई और पूरी तरह से फेल हैं। दो 2022 के चुनाव में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और 100 दिन हो चुके हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि धरातल पे कुछ काम हुआ है या नई स्वीकृतियाँ हुई हैं। और जो वर्तमान सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया, अभी प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया, उसमें कहीं दूरगामी सोच नहीं दिख रही है, कहीं विकास की सोच नहीं दिख रही है, कहीं नौजवानों के लिए रोजगार नहीं दिख रहा है, कहीं पहाड़ के लिए कोई ठोस नीति नहीं दिख रही है। तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की सरकार विफल सरकार मानी जाएगी और कहीं भी कोई इस 100 दिन के समय काल में कहीं पर भी इसकी सोच नहीं दिख रही है, विकास की सोच नहीं। प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 44 लाभार्थियों को ताला चाबी व शुभकामनाएं पत्र वितरित किए। साथ ही 20 लाभार्थियों को 5-5 हजार के चेक दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों व NRLM की स्वयं सहायता की महिलाओं ने अपने विचार रखे। और भी कई आगे बनाए हैं और आज 100 दिन की उपलब्धि के बारे में हम लोगों ने बताया। और 100 दिन की उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है और उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने जो हमारा आज तक एक को पेंशन मिलती थी या महिला को या पुरुष को, और हमारी सरकार ने विशेषकर मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उस वेतन को इन्होंने सीधे दोनों के अब हमारे महिला और पुरुष को दोनों को वेतन का प्रावधान कर दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड संस्था ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में संघ के सचिव अनूप जदली और जनपद अध्यक्ष सुजीत रावत ने संयुक्त रूप से कहा कि उत्तराखंड सरकार की सेवा में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जनता पार्टी का जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, आज शाम 5 बजे से शुरू हुआ और 1 तारीख की दोपहर तक रहने वाला है ये। इसमें जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, ये अपना 12 सत्रों में 3 दिन में 12 सत्र होंगे। हर सत्र का विषय अलग अलग है। प्रशिक्षण वर्ग आम बैठकों से अलग है। इसकी एक गरिमा होती है। आपने देखा होगा मंच पे पहला उद्घाटन सत्र था, उसमें मुख्य वक्ता, जिला अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि बैठे थे। दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता और उस सत्र के अध्यक्ष बैठे थे, जिला अध्यक्ष भी सामने बैठे थे और सभी पदाधिकारी सामने बैठे थे। पहले सत्र का विषय था भाजपा का इतिहास एवं विकास। दूसरा सत्र का विषय था बदलती परिस्थिति में भाजपा का दायित्व। इस तरीके से 12 विषय हमारे तय हैं। हर विषय पे वक्ता उस विषय पे बताएंगे। ये इसलिए प्रशिक्षण है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को पता लगे भाजपा का विकास कैसे हुआ। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा विश्व की जो बड़ी पार्टी बनी है उसके लिए लाखों करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए, अपने शरीर को गलाया, परिवार को छोड़ा, यातनाएं सही, जेलों में गए और उनके नाखून तक निकाल लिए गए। ऐसी ऐसी यातनाएं, तब आज भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसी तरीके से और तरह तरह के 12 तरीके के सब्जेक्ट हैं। उसके बारे में 45 मिनट का सत्र है। मुख्य वक्ता उस 45 मिनट में केवल उसी विषय पे बोलेगा। दाएं राजस्थान के उदयपुर में रियाज अहमद और गौस मोहम्मद द्वारा हुई टेलर कन्हैया की निर्मम हत्या के विरोध में बजरंग दल देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और गांधी पार्क से
लेसडाउन चौक तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही हत्यारे रियाज और गौस मोहम्मद का पुतला दहन किया और सरकार से कन्हैया के हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा दी जाने की मांग की है। जाएंगे तो हिंदू समाज का जो ज्वालामुखी है वह फट पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो इन ऐसी जिहादी ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और उन्हें अगर रहना मुश्किल हो गया तो वास्तव में इस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में सोचने वाले लोग हैं। देश हमारा है, धर्म हमारा है, समाज हमारा है, उसकी चिंता करने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कानूनन रूप से कन्हैया के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई जाए, वो भी फांसी की। और ये एक संदेश बने, एक मिसाल बने देश के लिए कि बहुत शीघ्रता के साथ इसमें हो, अन्यथा इसके लिए बड़े आंदोलन, मसान जुलूस निकाले जाएंगे। ठीक है, ठीक। जिस नसीम ने कन्हैया लाल को मृत्यु के घाट उतारा है, ऐसे नसीम मेरे बगल में भी हैं। उनको दुकानें हम किराए में देते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके घरों में बिठाते हैं। अगर अब भी ना सीखे तो कभी नहीं सीखेंगे। आज एक कन्हैया लाल मरा है, वो दिन दूर नहीं है कि हम भी टारगेट हैं। लेकिन हम अब बताना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे बैठ करके कि अब ये घटना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से एक हमारी वैकल्पिक मांग नहीं है, परमानेंट मांग यही है कि इन पे अंकुश लगाया जाए। नहीं लगाया जाएगा, जैसे हमारे प्रांत के मंत्री ने बताया है, विकास शर्मा जी ने, कि हमारा आंदोलन आज ये छोटा है, इसको पूरे देश में व्यापी में किया जाएगा। और इस घटनाओं को अंजाम देने वाले को फांसी अगर ये लोग नहीं देंगे तो हम लोग अपने स्तर से इनको दंड देने के लिए रोड पे खड़े होंगे। ये ऋषिकेश में प्रगति बिहार के गली नंबर 8 में मोहन सिंह राणा के नियम के विरुद्ध अपने घर की दीवार को 2 मीटर की जगह करीब 8 मीटर तक खड़ा कर दिया, जिसकी शिकायत पड़ोसी ने पुलिस को कर दी। शिकायत की सूचना पाकर MDDA ने कार्रवाई करते हुए मोहन सिंह का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने के बाद भी मोहन सिंह ने अपनी अवैध दीवार को नहीं तोड़ा, जिसके बाद MDDA ने दीवार तोड़ने के लिए आखिरी नोटिस भेजा गया और फिर MDDA के द्वारा तय की गई तारीख के दिन MDDA ने JCB से दीवार को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। वहीं इस दौरान मोहन सिंह का पूरा परिवार पुलिस की मौजूदगी में MDDA के अधिकारियों से उलझते नजर आए। वहीं MDDA के AE PP सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ MDDA की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला ये है कि इन्होंने हमारे नियम से अधिक ऊंची दीवार बना दी है। तो हमारा साइड वॉल जो है ना 2 मीटर हाइट तक की होती है, ये लगभग 7.5 मीटर हाइट की है। और चूंकि ये दीवार दोनों घरों के लिए खतरा बनी हुई है और इनके पड़ोसी ने शिकायत की है। शिकायत के आधार पर फिर नोटिस काटा गया। हमने अपने नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के उपरांत इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए। इनको 30 दिन का समय दिया गया था कि आप स्वयं ध्वस्त कर लें, लेकिन लगभग 1.5 महीना हो गया तो इन्होंने अभी तक ध्वस्त नहीं किया। पुनः हमारे अधिकारियों ने इसकी तिथि निर्धारित की आज की 29 जून 2022। तो आज हम इसको तोड़ रहे हैं लेकिन तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो थोड़ा और कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसे हम डोजर और लेबर दोनों से तोड़वा रहे हैं एज पॉसिबल कि कोई नुकसान ना हो। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग ने जन सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यकों के कई मामलों का निस्तारण किया। वहीं सर्किट हाउस में आयोजित आयोग की इस जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी, अवैध कब्जे और पारिवारिक समस्या सहित कई जन समस्याएं सामने आईं, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के अधिकारियों को तत्काल जन शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग की बैठक में जो अधिकारी नहीं पहुंचे उनको नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा कई जन शिकायतों में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच में हीला हवाली बरती गई है, वहीं उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश आयोग द्वारा दिए गए हैं। बुलाया
देखिए, कुछ अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे जो जवाब नहीं दे पाए। हमने उनको नोटिस करा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और अभी 20-22 फाइलों की सुनवाई हुई है। अभी आधी सुनवाई हुई है, आधी सुनवाई होनी है। और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, सुनवाई में सहयोग नहीं कर रहे, हमारा मन है एक बार हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं। अगर हमारे स्पष्टीकरण पर वो अधिकारी आयोग के सुनवाई में सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या अधिकारी बेलगाम हो गए आपकी सरकार में? देखिए, मैं सरकार की बात नहीं है, ये आयोग एक जो है संवैधानिक पद है और इसमें सरकार का कोई प्रतिक्रिया करनी उचित नहीं होगी और सरकार ना कोई सरकार का इसमें लेना देना है। लेकिन अधिकारी क्यों नहीं आ रहे इस पर? देखिए, अधिकारी जो है जांच हो सकता कुछ जांच से बच रहा हो, जांच नहीं करी हो पूरी, और क्यों नहीं सहयोग कर रहा है ये स्पष्टीकरण के बाद पता लगेगा। इसके अलावा जो जांच रिपोर्टें आई हैं उन जांच रिपोर्टों में ऐसा लगता है कि अधिकारियों को या तो जानकारी का अभाव है, पूरी जानकारी कानून की नहीं है। कुछ अधिकारी मामला दूसरा है और उसका बार बार हवाला दे करके जांच को जो है टाइम लगा रहे हैं, जांच को ख़राब कर रहे हैं। उन अधिकारियों को हमारी चेतावनी है कि वो अधिकारी देखभाल कर। वहीं केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड के बीच पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री घायल हुए हैं। 2 दिन के भीतर सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच पत्थर गिरने से यह दूसरी घटना है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि सेक्टर अधिकारी सोनप्रयाग की ओर से जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र को घटना की सूचना दी गई है। जानकारी के अनुसार सोनप्रयाग गौरी कुंड के बीच केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल चल रहे यात्रियों पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिर गए, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम की ओर से मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज सुबह से बारिश हो रही है। यह मानसून की पहली बारिश है। वहीं बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव हो गया। वहीं इस पहली बारिश में नगर निगम के दावों की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने भी हरिद्वार में बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया था। बारिश से जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ जलभराव होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग को 2 जुलाई तक अलर्ट को लेकर अब अल्मोड़ा जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी तहसीलों को इसके लिए अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आपदा से निपटने के लिए उप जिलाधिकारी आपदा विभाग को सड़क मार्गों पर जेसीबी के साथ अन्य उपकरणों के साथ तैनात रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की क्षति को लेकर उसका तत्काल आकलन कर आपदा मानकों के अनुसार भुगतान करने के भी आदेश दिए गए हैं। आगामी मॉनसून सीज़न को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक जिला स्तर पर कर ली गई है, जिसमें उप जिलाधिकारियों के साथ पृथक से राजस्व विभाग के संबंध में एक बैठक की गई है। सभी को अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियां हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपी गई है, उसके विषय में त्वरित रिस्पॉन्स के लिए निर्देशित किया गया है। जेसीबीज इत्यादि बंद मार्गों को खोलने के लिए लगाने के लिए निर्देशित किया गया है और राजस्व की तरफ से जो कार्रवाई होती है किसी भी आपदा की परिस्थिति में जो प्रभावित लोग हैं उनको कॉम्पनसेशन देने की और विस्थापित करने की, उसको भी तत्काल संपूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में जूना अखाड़ा के महंत गिरी पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों बदमाशों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों हमलावरों के नाम पहचान दीपक राहुल के नाम से हुई है। वहीं दोनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी 2 दिन पहले जूना अखाड़ा परिसर में बने कमरे में आकर ठहरे थे और यहां पर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसे लेकर महंत महाकाल गिरी और उनके शिष्यों ने जब उन्हें आपत्ति की तो उनकी कहा सुनी हो गई थी।
बाद में जूना अखाड़ा के आश्रम में इन्हें निकाल दिया गया था। इससे नाराज होकर दोनों युवकों ने वापस आकर महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि हमले में महंत महाकाल गिरी को गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हमला हुआ था जो यहाँ पे जूना अखाड़े में खजांची हैं, और हमले के बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जो हमलावर थे उनकी तलाश में लगे हुए थे, और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सहायता से उनको जब संदिग्धों की पहचान की गई तो वो मुजफ्फरनगर के निकले, और इस पे टीम का गठन करके तत्काल मौके पर भेजा गया, जहाँ से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुलजिम हैं, राहुल और दीपक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमले के पीछे कारण जो बताया जा रहा है कि ये दोनों जो हमलावर हैं 2-3 दिन पूर्व यहाँ पे आश्रम में आके रुके हुए थे, और ड्रिंक विंक करने की वजह से आश्रम के लोग उनको मना किए कि आप ड्रिंक यहाँ पे नहीं कर सकते, और वहाँ से हटा दिए थे, जिससे वो नाराज़ हो गए थे और वापस जाके फिर लौट के आए हैं हमला करने, और हमला करने की नीयत से ही वापस आए थे। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एक बार फिर सख्त हुआ है। प्राधिकरण की टीम ने जमालपुर कला की दयाल इनक्लेव कॉलोनी में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को सील कर दिया है। मौके पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी मशीन से प्लॉटिंग के निर्माण को भी ध्वस्त किया है। वहीं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे का कहना है कि प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है और सभी लोग नियमों के अनुसार ही निर्माण करें। नियमों को दरकिनार कर किए गए निर्माण पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये बड़ा स्पष्ट संदेश है सभी यहाँ के स्थानीय लोगों को कि नियमानुसार अपना नक्शा पास कराएं। यदि मैप के पास होने में उनको कोई दिक्कत है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्था को सरलीकृत करने का हर संभव प्रयास किया गया है। किसी स्टेज पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो बिना मैप पास कराए और अनधिकृत निर्माण करते हैं तो उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, और ये सीलिंग की कार्रवाई। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक है। वहीं 4 धाम यात्रा पर मौसम की मार भी पड़ने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। बता दें कि मौसम विभाग के साथ साथ पर्यटन मंत्रालय भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। वहीं अब मानसून को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग मुस्तैद हो गया है। राज्य में 4 धाम यात्रा चरम पर है। ऐसे में लैंडस्लाइडिंग के चलते सड़कें बाधित न हो, इसको देखते हुए विभाग ने लैंडस्लाइडिंग वाली गली को सूचित कर चिन्हित कर दिया है, और जहां पर विभाग की जेसीबी मशीनें भी तैनात कर दी गई हैं। अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। इंस्ट्रक्शन ये थे कि कम से कम समय उसका रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, और उसी को जो रखा जा रहा है कि रेस्पॉन्स टाइम को कम से कम। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जल्दी से जल्दी मशीन आ जाए। रेस्पॉन्स टाइम पहले कभी अगर 45 मिनट था तो कोशिश ये करते हैं कि अब 35 मिनट हो जाए। तो उसमें यात्रा के पर जो आ रहे हैं, यात्रा रूट जो यूज़ कर रहे हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय नागरिक हों या स्थानीय प्रशासन के ऑफिसर्स हों, उनको कम से कम समय इंतज़ार करना पड़े, उनको कम से कम कठिनाई हो। उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप सड़क बाधित हो गई है। वहीं पौड़ी जनपद में बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की सूचना भी मिल रही है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रत्येक तहसीलों से पल पल की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहीं जिन जगह सड़क बंद है उन्हें खुलवाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। मौके पर जेसीबी मशीनें भी तैनात कर दी गई हैं। अभी हमने बात किया था एनएच की, तो एनएच रूट पे आके लोग वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि लगातार स्लाइड नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा काम में व्यवधान हो रहा है, लेकिन ये रोड खुल जाएगा, जल्दी ही रोड खुल जाएगा। मैम, जैसे काफ़ी टाइम से वहाँ पे जो यात्री है कुछ जाम में फंसे पड़े हैं श्रीनगर की तरफ से, क्योंकि जो बीच में फंसे पड़े हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से उनके कुछ सुविधा उपलब्ध कराए, जैसे कि छोटे बच्चे उनके गाड़ियों में है, ये तमाम कुछ खान पान की कुछ व्यवस्था है ऐसे इस तरह से प्रशासन की तरफ से? हाँ, इसके लिए अगर देर होता है तो सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हो रखी हैं, उसमें फूड पैकेट्स वगैरह सबका ही इंतजाम है। तो ये वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में विगत देर रात से बरसात जारी है। वहीं मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन की तैयारियों के दांवों की पोल खोल दी। आपको बता दें कि कपकोट क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कों में कलमठ नहीं होने से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बह गए हैं। वहीं साथ ही सरयू नदी किनारे जीर्ण शीर्ण असों
कपकोट का एएनएम सेंटर भी टूटकर सरयू नदी में बह गया है। मल्ला दानपुर बिचला दानपुर के 1 दर्जन से अधिक गांव में प्रशासन का संपर्क टूट गया है। बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिस कारण आवाजाही करने वाले वाहनों और लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ओर जेसीबी लगाकर मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो बारिश हुई है, अभी आज सुबह तक का 212 mm यहाँ पर बारिश हो चुकी है और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारी जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन करेगी। सर, आंशिक रूप से कई लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त पहुंचा है, तो इसके लिए प्रशासन ने क्या किया? जिसमें जो भी हमारे पास सूचनाएं आई हैं और जिन जिन गाँव में क्षति हुई है उसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भेज दिया गया है और शीघ्र ही इसमें जो मुआवजे के लिए पात्र होंगे उनको मुआवजा वितरित कर दिया। देखिए, अलर्ट बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी था और ये विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको संचालित किया गया था और क्योंकि रोड दोनों ओर से बंद है तो इसलिए मशीन्स क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मशीन्स अपना काम अभी कर रही हैं और शीघ्र ही ये रोड खुल जाएगी और अपेक्षा करते हैं कि ये जो कमियाँ इस बार रह गई हैं उसको शीघ्र। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।